Good morning, students. I am going to explain the remaining chapter of executive. What is executive? Executive are the people who implement the laws made by the legislature. Clear? We have discussed already about the non-political political executive. Now I am going to start semi-presidential executive in Sri Lanka. श्रीलंका में जो है सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है. आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम in previous class. Now I am explaining the semi-presidential executive in Sri Lanka. In 1978, the Constitution of Sri Lanka was amended and the system of executive presidency was introduced. 1978 में श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ और उसमें जो सिस्टम था एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का वो इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, वापस से अमेंड हुआ. अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट टू द प्रेसिडेंट. इस सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, पीपल्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. हम इंडिया में जैसे आपको आइडिया है, इंडिया में हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते पीपल्स. ठीक है, लेकिन श्रीलंका में क्या था, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी में लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ये भी हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट हो या तो वो सेम पॉलिटिकल पार्टी का हो, प्राइम मिनिस्टर जिस पॉलिटिकल पार्टी का उस पॉलिटिकल पार्टी का हो. तो ये ज़रूरी नहीं है, वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग कर सकता है. तो ये बात समझ लो, प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जिस पॉलिटिकल पार्टी का है उससे भी बिलोंग कर सकता है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकता है. द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट को वास्ट पावर्स मिली होती है कॉन्स्टिट्यूशन से. द प्रेसिडेंट चूजेज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी दैट हैज अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है उस पार्टी से जिसने पार्लियामेंट में मेजॉरिटी प्रूव कर दी हो. ये तो अपने इंडिया में भी है. जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी, कोई भी हो चाहे वो, जिसने मेजॉरिटी प्रूव कर दी पार्लियामेंट में उसके जो उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ठीक है, दो मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर. मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए. जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर्स को जो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है या कमांडर इन चीफ आर्म फोर्सेस के होता है उनको रिमूव करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है. मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर चाहे वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो, चाहे कमांडर चीफ हो आर्म फोर्सेस का, इन सबको रिमूव करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है. The president is also the head of the government. President ही head of the government होता है. ठीक है, elected for a term of 6 years, the president cannot be removed except by a resolution in the parliament passed by at least 2/3 of the total number of member of parliament. जो elected president होता है उसका जो टर्म टेन्योर होता है, उसका जो टर्म है वो 6 years होता है. ठीक है, प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता, कांट बी रिमूव बिफोर इट्स ड्यूरेशन, इट्स टर्म, सिवाय एक्सेप्ट बाय रिजोल्यूशन. पार्लियामेंट में अगर कोई रिजोल्यूशन पास होता है वो भी 2/3 मेजोरिटी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, पार्लियामेंट के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसकी 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई रिजोल्यूशन पास होता है तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, अदरवाइज प्रेसिडेंट कांट बी रिमूव्ड. Clear?
if it is passed by not less than one half of the total number of member parliament, and the speaker is satisfied that such allegations merit inquiry, then the speaker can report the matter to the Supreme Court. अगर मान लीजिए if it is passed by not less than one half, अगर ये पास होता है not less than one half the total members के द्वारा पार्लियामेंट के, तो स्पीकर इज सेटिस्फाइड, स्पीकर जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है कि जो एलिगेशंस है, इंक्वायरी है, स्पीकर देन द स्पीकर बजाय स्पीकर के, वो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए। ठीक है, ये स्पीकर पे डिपेंड करता है। हाउ इज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है श्रीलंका में वो इंडिया से डिफरेंट कैसे है। कंपेयर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब कंपेयर करते हैं कि जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का इम्पीचमेंट, जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में इंडिया में और श्रीलंका में वो क्या डिफरेंट रोल्स हैं, है ना। इम्पीचमेंट के हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव थ्रू द इम्पीचमेंट ओनली, तो क्या डिफरेंस है श्रीलंका और इंडिया में, ये विल स्टडी। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में उसमें प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव ए प्रेसिडेंट और ए मोनार्च हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ज़्यादातर पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट या मोनार्च, कोई राजा का बेटा या राजा, ठीक है, वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। इन सच ए सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्च इज प्राइमरीली सेरेमोनियल एंड प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट व्हील्स इफेक्टिव पावर्स। ऐसे सिस्टम में जो रोल ऑफ प्रेसिडेंट होता है या मोनार्च हो गया या राजा हो गया, कोई भी मान लो, वो प्राइमरीली सेरेमोनियल होता है और प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के साथ इफेक्टिव पावर्स में होता है। ठीक है, कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी। ऐसी कंट्रीज जिसमें ये सिस्टम है वो है जर्मनी, इटली, जापान, यूके एज वेल एज पोर्चुगल। यहाँ पे ये वाला सिस्टम प्रिवेल्ड है। सेमी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है has both a president and a prime minister, but unlike the parliamentary system, the president may possess significant day-to-day powers. देखो, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो होता है जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट जो सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट में possess significant, उसमें प्रेसिडेंट का डे टू डे पावर सिग्निफिकेंटली बढ़ती जाती है। इन दिस सिस्टम it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party. इस सिस्टम में हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि कभी कभी जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो सेम पार्टी के हो सकते हैं, एंड एट टाइम्स दे मे बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज, और हो सकता है वो डिफरेंट पार्टी से भी हो, एंड दिस वुड बी अपोज टू ईच अदर, और हो सकता है कि एक दूसरे को अपोज भी करें। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि सेम पार्टीज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट पार्टीज के भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो एक दूसरे को अपोज भी करे। कंट्रीज विद सच ए सिस्टम इंक्लूड, ऐसे जो कंट्रीज जहाँ पे ये ऐसा सिस्टम प्रिवेल्ड है वहाँ पे है फ्रांस, रशिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका और रशिया, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। अब है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। When the Constitution of India was written, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इंडिया already had some experience of running the parliamentary system under the Act of 1919 and 1935. इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो इंडिया ने खुद से पहले एक्सपीरियंस कर लिया था रनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम का। एक्ट जो ब्रिटिश का जो एक्ट आया था 1919 और 1935, उसके एक्ट में का ज़्यादातर सिस्टम जो था पार्लियामेंट्री सिस्टम ही था, तो उसी को एक्सपीरियंस करके जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो इसी को एक्सपीरियंस करके लिखा गया था। दिस एक्सपीरियंस हैड शोन दैट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो एक्सपीरियंस किया गया था वो उसने ये शो किया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो इफेक्टिवली कंट्रोल्ड रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स के द्वारा। ठीक है,
जो लोग जिनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट करते हैं उनके द्वारा एग्जीक्यूटिव क्या है, कंट्रोल्ड रहता है. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वी कैन से clear. The makers of the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to public expectations and would be responsible and accountable. जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मेकर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट किया था, फ्रेम किया था, जो फ्रेमर्स थे, ठीक है, वो चाहते थे ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए पब्लिक एक्सपेक्टेशंस पे, मतलब पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और ऐसे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए पीपल्स के, पब्लिक के, सिटीजन्स के. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. द अदर अल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो दूसरा अल्टरनेटिव था पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम का, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. बट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच एम्फोसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एज ए सोर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स. जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव्स है वो ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं प्रेसिडेंट पे, जिसमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट, और जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. क्लियर? देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. पर हमेशा जो डेंजर है पर्सनैलिटी कल्ट का, जो डेंजर है वो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में चांसेस ज़्यादा है. The makers of the Indian Constitution wanted a government that would have a strong executive branch. जो इंडियन मेकर्स थे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच के रूप में हो, बट एट द सेम टाइम, और उसी वक्त इनफ सेफगार्ड शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनैलिटी कट. लेकिन ऐसा नहीं कि हमने एग्जीक्यूटिव सारी पार्ट्स एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दी. इसके लिए कुछ सेफ गार्ड भी होना चाहिए जिससे कि पर्सनैलिटी कट में चेक रखा जा सके, बैलेंस रखा जा सके. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मैनी मैकेनिज्म दैट एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक मैकेनिज्म है, ठीक है, एक पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिकली एक मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो आंसरेबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे लेजिस्लेचर के लिए और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए. मतलब कुल मिला के जितने भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पीपल्स का, ठीक है, और लेजिस्लेचर का. So the Constitution adopted the parliamentary system of executive for the government both at the national and state level. इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट किया था, दोनों नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी. According to this system, there is a president who is the formal head of the state of India. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉमिनल हेड वी कैन से इंडिया का होता है, एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस इसमें क्या है कि इस मतलब प्रेसिडेंट जो है फॉर्मल हेड है ना, और प्राइम मिनिस्टर के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास. तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच रन द, जो कि गवर्नमेंट को रन करता है नेशनल लेवल पे. एट द स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव में जो कंप्राइजेज है इंक्लूडेड है उसमें गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. दोनों में सेम तरह का है, बस इसमें यह है कि यहाँ पे स्टेट का जो नॉमिनल हेड है वो गवर्नर होता है और गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट. इन रियलिटी द प्रेसिडेंट
exercise these power through the council of minister headed by the prime minister. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है ना, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की, फॉर्मली तो प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है, फॉर्मली औपचारिक रूप से अगर हम देखा जाए तो। रियलिटी में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो इन रियलिटी जो पावर एक्सरसाइज करता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड भी होता है। तो आप अपन कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो भी मेजर डिसीजन है, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है वो 5 years के लिए किया जाता है। बट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन्स बट बाय द इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट नहीं होते, बल्कि एमएलएस और एमपीज, जो इलेक्टेड एमएलएस और एमपीज हैं, उनके बिहाफ पे इलेक्ट होते हैं। दिस इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है? पीआर सिस्टम के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे होता है। मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 4 लोग खड़े हुए हैं, ए बी सी और डी। अब एमपीज और एमएलएस जो वोट करेंगे, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ वो ए को देंगे, सेकंड बी को दिया, ठीक है, थर्ड सी को दिया एंड फोर्थ डी को दिया, ठीक है। अब अलग अलग एमएलए एमपीज अपना प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग कौन है, सेकंड के अकॉर्डिंग कौन है, थर्ड के अकॉर्डिंग कौन है, फोर्थ के अकॉर्डिंग क्यों। अब इसमें क्या है, जैसे ए को मान लीजिए बहुत ज़्यादा वोट मिले तो वो फर्स्ट, उसका वोट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो वोट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि पहले सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग चारों को वोट जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, और इसमें जो वोट क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वोट कैसा होगा, प्रोपोर्शन होगा। तो मैं इसको डिटेल में आपको कभी बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना ही। Do you know what the word shall means here? There shall be a council of ministers with the prime minister at the head of to add the and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. Article 74 में ये मेंशन है कि there shall be a council of ministers, कि council of ministers होंगे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, जो at the head to aid and advise the president, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, असिस्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज करेगा, फंक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू उनकी दीज एडवाइस। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेसिडेंट हालांकि नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने की जो जिम्मेदारी वो प्राइम मिनिस्टर्स की और मिनिस्टर्स की है, तो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही जो भी चीज़ें डिसीजन होंगी उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही होगी। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंसिडर सच एडवाइस। इसीलिए प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिकंसिडर की ज़रूरत है फॉर द सजेशन फॉर द एडवाइस, एंड प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम करना है, कुल मिला के उनके बिना नहीं कर सकते। सो डू यू नो व्हाट द वर्ड शैल मीन्स हियर? इट इंडिकेट्स दैट द
एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट एडवाइस पे डिपेंडेंट है, बाउंडेड है. In view of the controversy about the scope of the President's power, a specific mention was made in the Constitution by an amendment that the advice of the Council of Ministers will be binding on the President. अब ये इस पे कंट्रोवर्सी आ गया था कि भाई जबकि प्रेसिडेंट है, जब उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा तो फिर प्रेसिडेंट की जो नॉमिनल हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, जो नंबर 1 पोजीशन पे, उसका क्या मतलब रह जाएगा. तो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए जो प्रेसिडेंट्स की पावर है उसमें स्पेसिफिक एक मेंशन किया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अमेंडमेंट किया जिसमें ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो भी प्रेसिडेंट की एडवाइस मानने के लिए बाइंड रहेंगे, वो भी बाउंड, मतलब दोनों एक दूसरे के बाउंड रहेंगे, ठीक है, बाइंड रहेंगे. बाय अनदर अमेंडमेंट मेड लेटर, बाद में अमेंडमेंट और बनाया गया. It was decided that the President can ask the Council of Ministers to reconsider its advice, but has to accept the reconsidered advice of the Council of Ministers. इसमें बाद में और भी अमेंडमेंट किया. इस कंट्रोवर्सी के बेसिस पे अमेंडमेंट बाद में भी हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि प्रेसिडेंट कैन आस्क द प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकता है, उनकी एडवाइस को रिकंसीडर कर सकता है, बट हैज़ टू एक्सेप्ट, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा द रिकंसीडर्ड एडवाइस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वो पेंडिंग रख सकता है, वो अपने रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली he or she has to accept the advice of the Council of Ministers. So we have already seen that president is the formal head of the government. जैसे हम पहले भी देख सकते हैं president क्या है, formal head है government का. In this formal sense, the president has wide-ranging executive, legislative, judicial and emergency powers. इस फॉर्मल सेंस में भी प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इमरजेंसी पावर्स हैं. हम ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट है तो सिर्फ एक नाम का है, उसके पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं. इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये जो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट जो इन पावर्स को यूज कर सकता है तो वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी एडवाइस पे ही यूज कर सकता है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव. प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो मेजोरिटी के सपोर्ट से आए लोकसभा में, वो ही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ज़्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट को इन्हीं की एडवाइस को फॉलो करना पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी in next class, discretionary powers of the president. Till then, take care and bye.